हाय फ्रेंड्स, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। सबसे पहले हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है? अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। अर्थशास्त्र क्या होता है? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। ये क्या मुख्य रूप से हमारे दुर्लभ संसाधन जो हमारे स्कैर्स रिसोर्सेज है इनके प्रबंधन और आवंटन से संबंधित है। अर्थशास्त्र क्या होता है? हमारे मुख्य रूप से दुर्लभ संसाधनों के प्रबंधन और आवंटन से संबंधित होता है ताकि हमारे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की जो प्रक्रिया है उसको समझा जा सके। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारे उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय मतलब जो पैसों के लेन देन होते हैं इनके से संबंधित जो गतिविधियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के जनक के बारे में। तो हमारे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है और उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन, जो उन्होंने 1976 में प्रकाशित की थी। तो इस पुस्तक की वजह से क्या है, हमारे एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब अर्थशास्त्र तो देख लिया, अब आती है हमारी अर्थव्यवस्था। क्या है अर्थव्यवस्था? जिसे इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब देखें, इसकी परिभाषा क्या है? जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और नियमों को क्या जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और नियमों को किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कोई देश हो या राज्य हो तो उस भौगोलिक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये क्या उन नियमों और नीतियों का समुच्चय होता है जो उस क्षेत्र के आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए अपनाई गई है। तो यही हमारी क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो विश्व में मुख्य रूप से देखें तो 3 प्रकार की आर्थिक प्रणालियाँ पाई जाती हैं। जैसे हमारे एक तो हमारा पूंजीवाद होता है, जिसे कैपिटलिज्म कहते हैं, दूसरा साम्यवाद या कम्युनलिज्म और तीसरा आता है समाजवाद मतलब सोशलिज्म। जो हमारे साम्यवाद मतलब कम्युनलिज्म, समाजवाद सोशलिज्म और एक होती है हमारी कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अब हम देखेंगे 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था शुरू में, पूंजीवाद और साम्यवाद। इन दोनों के बीच में अंतर देखें, इनके अंदर अंतर क्या है? जैसे चित्र में देखा हुआ, पूंजीवाद मतलब टॉप लेवल मतलब पैसों की ज्यादा बात करता है, टॉप और पैसा। जबकि हमारा साम्यवाद का मतलब होता है रेड फ्लैग का मतलब साम्य होना चाहिए, मतलब गरीब गरीब ना रहे, अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो, मतलब सब में साम्य होना चाहिए। इनके मूल लक्ष्य क्या है? पूंजीवाद का मूल लक्ष्य क्या होता है? हमारी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत लाभ, मतलब सबको आजादी होनी चाहिए आगे बढ़ने की। और व्यक्तिगत लाभ की बात करें तो जो ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा रखेगा। साम्यवाद क्या कहता है? समानता और सामूहिक कल्याण की बात करता है कि सभी के बीच में क्या समानता होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या सबके एक साथ आगे बढ़े। तो सामूहिक कल्याण की भी बात करता है। फिर बात करें संसाधनों के नियंत्रण की। पूंजीवाद में निजी संपत्ति को मान्यता मिलती है। पूंजीवाद में क्या है? निजी संपत्ति को मान्यता मिलती है, मतलब निजी स्वामित्व हावी रहता है। साम्यवाद में क्या? निजी संपत्ति को मान्यता नहीं मिलती, मतलब राज्य या फिर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। फिर बाजार की भूमिका की बात करें तो पूंजीवाद में क्या होता है? मुक्त बाजार व्यवस्था होती है, मतलब फ्री मार्केट होता है, मतलब अदृश्य हाथ पर आधारित होता है। मतलब सरकार क्या है? अदृश्य रूप से दिखती है, मतलब सरकार आगे बढ़ावा तो देती है लेकिन सामने नहीं आती। साम्यवाद में क्या होता है? बाजार पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होता है। बाजार पे क्या होता है? पूर्णतः सरकारी नियंत्रण, सेंट्रल प्लानिंग होती है। प्रेरक बल की बात करें तो पूंजीवाद में लाभ अधिकतम करना होता है, मतलब इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि लाभ क्या हो? अधिकतम हो। जबकि साम्यवाद में आवश्यकता और सामाजिक उद्देश्य पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। किस पे? आवश्यकता और सामाजिक उद्देश्य पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर बात करें संसाधनों के वितरण की तो योग्यता और क्रय शक्ति के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाता है। जबकि साम्यवाद में आवश्यकता के आधार पे संसाधनों का वितरण किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो आमतौर पर लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया जाता है, जबकि हमारे साम्यवाद में अक्सर तानाशाही या फिर हमारे एकल पार्टी शासन का समर्थन किया जाता है। सामाजिक संघर्ष की बात करें तो वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग को भी माना जाता है। क्या वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग को भी मानते हैं? जबकि हमारे वर्ग संघर्ष को ही मानते हैं, इसके अंदर साम्यवाद में वर्ग संघर्ष को ही माना जाता है, अर्थात पूंजीपति और मजदूर वर्ग होते हैं तो इस तरह। धर्म की बात करें तो व्यक्तिगत आस्था का विषय धर्म, राज्य का हस्तक्षेप उसमें नहीं है। जबकि साम्यवाद में क्या होता है? धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं, जिसमें मार्क्स ने तो धर्म को जनता का अफीम कहा है कि जनता जिसके कारण पागल हो जाती है। ये किसने कहा? हमारे कार्ल मार्क्स ने। मुख्य विचारकों की बात करें तो हमारे जो पूंजीवाद के मुख्य विचारक है एडम स्मिथ, और जो हमारे साम्यवाद के कौन है? कार्ल मार्क्स। अब देखिए भारत और वैश्विक आर्थिक प्रणाली का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो भारत में विश्व में क्या साम्यवाद का उदय और पतन की बात करें
तो सबसे पहले होते हैं 1917 में हमारे साम्यवादी क्रांति। तो दुनिया में पहली बार साम्यवादी क्रांति रूस में, उस समय का जो रूसी साम्राज्य था उसकी बात कर रहे हैं। उसमें व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में थी, जिससे क्या है सोवियत संघ का जन्म होता है, यूएसएसआर का जन्म होता है। अन्य साम्यवादी शासन की बात करें, जैसे हमारे चीन में 1949 में किसके नेतृत्व में, हमारे माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ था। क्यूबा की बात करें 1959 में, तो फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में हमारे क्यूबा में क्रांति हुई थी। फिर हम बात करें 1991 में हमारे यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, तो सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में। तो यूएसएसआर का विघटन हुआ, जिससे हमारे पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में शीत युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे क्या होता है, वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद की श्रेष्ठता साबित होती है। क्या होता है, वैश्विक स्तर पर पूंजीवाद की श्रेष्ठता इससे साबित हो जाती है। अब देखते हैं भारत का क्या आर्थिक मॉडल है, उसकी बात करें तो भारत ने क्या किया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत ने इस आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। ये समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिश्रण है। अब बात करें कि समाजवाद क्या है। साम्यवाद के उदारवादी विचार या फिर समाजवाद की बात करें तो साम्यवाद में से यदि नकारात्मक विचारों को हटा लिया जाए तो क्या बचता है, समाजवाद बचता है। आप इसे याद करेंगे, समाजवाद किसे कहते हैं कि साम्यवाद में से यदि नकारात्मक विचारों को हटा लिया जाता है तो उससे क्या बनता है, हमारे समाजवाद। और भारत क्या समाजवाद और पूंजीवाद इसका मिश्रण अर्थव्यवस्था का मॉडल अपना रखा है। विशेषता की बात करें तो बाजार पर सरकारी मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव रहता है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या है, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभाव बाजार की नीतियों पर पड़ता है। प्रारंभिक झुकाव की बात करें तो शुरुआती दशक जो हमारे 1950 से 1980 के दशक की बात कर रहे हैं, तो उनमें भारत का झुकाव समाजवाद की तरफ बहुत ज्यादा था। बात करें इस झुकाव की वजह से क्या परिणाम निकले, इस अत्यधिक सरकारी नियंत्रण मतलब लाइसेंस राज के कारण क्या उत्पादन का स्तर अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा और रोजगार के अवसर भी क्या रहे, सीमित रूप से रहे। 1991 में फिर क्या आता है, आर्थिक संकट आता है और उसके सुधार करने बहुत ज्यादा जरूरी हो गए। तो 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और लगभग हमारे $1 बिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार रह गया था। मतलब विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ही समाप्त हो गया था। इसी कारण सरकार ने क्या किया, आर्थिक सुधार करने पड़े, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लागू किए गए। उस समय हमारे प्रधानमंत्री तो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे, श्री मनमोहन सिंह। तो इन दोनों ने क्या किया, आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्हें शॉर्ट में एलपीजी सुधार मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। प्रभाव की बात करें तो इन सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगा। मतलब 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था क्या पूंजीवाद की ओर बढ़ने लगी, जिससे बाजार और निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होती है। चीन के सुधारों की बात करें 1978 में, तो चीन ने भारत से पहले 1978 में ही आर्थिक सुधार लागू कर दिए थे, जिसे हमारे सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। जिससे क्या उनकी अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि हुई और चाइना क्या एक सुपर पावर बनने की ओर बढ़ रहा है। निष्कर्ष के रूप में देखें, जो हमने ये इतनी बातें देखी, तो इसके निष्कर्ष के रूप में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिशील मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसने क्या समय के साथ अपनी नीतियां बदली है। ये क्या बाजार की शक्तियों मतलब पूंजीवाद और सामाजिक कल्याण मतलब समाजवाद, इनके बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है। हालांकि हमारे 1991 के बाद निजी क्षेत्र और बाजार का प्रभुत्व इस भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ा है। अब भारत के द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाए जाने के पीछे क्या कारण थे। पहला कारण था हमारा सामाजिक न्याय और समानता। तो आजादी के समय व्याप्त हमारे देश की गरीबी और क्षेत्रीय असमानता और जो आय की विषमता है, इनको कम करने के लिए तीन चीजें बताई इसमें कि आजादी के समय हमारे क्या क्या दिक्कतें थी, गरीबी, क्षेत्रीय असमानता और आय की विषमता। इन तीनों कमियों को दूर करने के लिए सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर शुद्ध पूंजीवाद क्या है, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता नहीं देता। यदि पूंजीवाद भारत अपना लेता तो शुद्ध पूंजीवाद क्या करता है, सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता नहीं देता। इसलिए क्या समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप उस समय बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पूंजी और क्षमता की कमी की बात करें, पूंजी और क्षमता की कमी की बात करें तो देश के पास भारी उद्योगों, रक्षा, बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी और जोखिम लेने की क्षमता उस समय नहीं थी। जैसे रेलवे, बिजली, तो ये बात करें भारी उद्योग ले लो, चाहे रक्षा ले लो, चाहे बुनियादी ढांचे, चाहे रेलवे, बिजली जैसे भारी बुनियादी ढांचे ले लो, तो इन सब के अंदर निवेश करने के लिए क्या है, उस समय निजी क्षेत्र के पास पर्याप्त पूंजी और जोखिम लेने की क्षमता नहीं थी। इसलिए सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। सरकार ने रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश करके इनको विकास की गति दी, मतलब विकास बढ़ाया। तो बाजार की विफलताओं को रोकना, बात करें इसकी तो पूर्ण मुक्त बाजार में क्या एकाधिकार और शोषण की संभावना ज्यादा होती है। क्या, जब पूर्ण मुक्त बाजार होता है तो उसमें एकाधिकार मतलब मोनोपोली और शोषण की संभावना बहुत ज्यादा होती है।
सरकार ने क्या रेगुलेटर की भूमिका मतलब नियामक की भूमिका निभाई ताकि हमारे आर्थिक अस्थिरता ना हो और निजी क्षेत्र क्या है मनमानी ना कर सके। इसलिए हमारी सरकार इसके बीच में आई। फिर लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है ये क्या हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। तो ये जो मिश्रित मॉडल है, तो ये मॉडल क्या है हमारे राजनीतिक लोकतंत्र जिसमें हमारे नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखा जाता है और आर्थिक नियोजन मतलब राज्य के नियंत्रण इन लाभों को जोड़ता है। तो ये मॉडल क्या करता है राजनीतिक लोकतंत्र को बनाए रखते हुए आर्थिक नियोजन के लाभों को जोड़ता है। ये क्या पूंजीवाद की दक्षता और समाजवाद की समानता इनके बीच में एक व्यवहारिक और मध्यम मार्ग जो क्या करता है एक नवगठित लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो इस तरह आज के लेक्चर के जरिए हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय देखा, दुनिया की अर्थव्यवस्था में कौन-कौन से प्रतिरूप होते हैं, चीन की देखी, पूंजीवाद, साम्यवाद के बीच में अंतर देखा। तो इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।